नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट गणेश्वर हमारे साथ हैं और आज हम चर्चा करने बैठे हैं। काफ़ी दिनों से एक बात है जो चर्चा में थी, लोग चर्चाएं कर रहे थे कि बंगाल चुनाव के बाद काफ़ी कुछ बिहार की राजनीति में बदलेगा। काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, काफ़ी सारे अटकलें भी लगाए जा रहे थे। आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश के 4 राज्य सहित एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं, 8 चरणों में चुनाव होने हैं, 2 मई को नतीजे आएंगे। चलिए, अब चुनाव के कैसे कि रणभेरी बज चुकी है, चुनाव के दंगल में अब सब उतरेंगे। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया, अब बीजेपी भी उतरेगी। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद क्या कुछ बिहार में बदलने वाला है और इसका क्या असर पड़ेगा, राजनीतिक गतिविधियां क्या बदलेंगी? देखिए आलोक, आपने सही कहा कि बिहार में पिछले कई महीनों में, पिछले 2 महीनों में यह चर्चा होती रही कि बंगाल का चुनाव हो जाने दीजिए, और ये बातें आपको सबसे अधिक सुनने को मिलेगी बीजेपी के भीतर से, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि बीजेपी के साथ जो इस दफे जेडीयू की सरकार बनी है वह पिछली सरकारों की तरह नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में एनडीए की सरकार हुआ करती थी तो वैसी सरकार नहीं है। साफ रिश्ते 2005 और 2010 जैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस दफे जो है नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं। तो और बीजेपी जो है बिहार विधानसभा में बड़े भाई की भूमिका में है, भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो। आपने कहा बंगाल के दंगल का ऐलान हो गया, और इस कारण बंगाल के बाद क्या होगा। देखिए, बंगाल में कौन जीतता है कौन हारता है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति के लिए, ठीक है ना। बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। बाकी जो दूसरे प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि 4 प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, वे महत्व रखते हैं, लेकिन बंगाल का दखल देश की राजनीति में जितना महत्वपूर्ण होगा उतना दूसरे प्रदेश नहीं होंगे। तो बंगाल में ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लड़ाई है। लेकिन यदि हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एक बात तो फिलहाल टल सी गई, और वह बात कौन सी टली। देखिए, आप पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से यह सुनते आ रहे थे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा, और उस समय बिहार का हिस्सा बढ़ेगा और जेडीयू भी शामिल हो सकता है। जेडीयू से कई नाम की चर्चाएं भी चल रही थी। ललन सिंह, संतोष कुशवाहा, आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, फिर क्या होता नहीं पता, लेकिन चर्चाएं चल रही थी। और ये चर्चाएं सिर्फ बिहार में नहीं थी, कई लोगों को इंतजार था। दिल्ली में भी चर्चाएं हो रही थी। हाँ, दिल्ली में भी चर्चाएं थी। और आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा दखल रखते हैं, उन्हें भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का इंतजार था। तो अब बंगाल की तारीखों का ऐलान होते ही देखिए, मोदी कैबिनेट का विस्तार तो टल गया है। इसलिए जो मंत्री बनने की प्रतीक्षा सूची में थे, उनकी प्रतीक्षा सूची अब आगे बढ़ गई है। आप ये सवाल कर सकते हैं कि चुनाव तो बंगाल, तमिलनाडु और इन प्रदेशों में हो रहा है, तो देखिए ऐसे समय में किसी मंत्रिपरिषद का, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं होता है, क्योंकि वे बंगाल से किसी और को बनाना चाहते तब भी नहीं बना पाते, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता जो होती है अस्थिरता बदल जाती है कि हमने आपको बना दिया तो वो नाराज हो गए, उन्हें हमने बना दिया और इस वक्त चुनाव के वक्त नाराजगी झेली भी नहीं आ सकती। हाँ, किसी पॉलिटिकल तो पार्टी देखिए, ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जदयू के शामिल होने और न होने की बात, वैसे नीतीश कुमार जब पिछले दफे दिल्ली गए थे तो सवाल उनसे पूछा गया था कि इस पर कोई चर्चा हुई क्या, तो उन्होंने दिल्ली में भी कहा था कि देखिए, मोदी कैबिनेट के विस्तार और उसमें जेडीयू के शामिल होने के मसले पर कोई चर्चा प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुई। मैंने पहले ही कह दिया था जी। तो देखिए, नहीं, कई सवाल और हैं जो कह सके जो उलझी हुई गुत्थियां हैं। अब बिहार में राज्यपाल कोटे से विधान परिषद भी जाना है नेताओं को, 12 सीटें जो है वो खाली हैं। लेकिन चलिए, लगभग 2 नाम लगभग तय दिखते हैं, अशोक चौधरी हैं और जनक राम है। इन दोनों का लगभग जाना तय है, क्योंकि दोनों मंत्री भी हैं, इन दोनों को भेजना ही होगा। लेकिन अभी भी नामों का ऐलान कब होगा, कब तक सूची जो है वो निकल कर आएगी बीजेपी के हवाले से, और फिर यहाँ पर नीतीश कुमार उसे कैबिनेट में पास करेंगे। देखिए, अब इसमें भी वक्त लगेगा। ये भी टल गया नहीं, अब टल गया तो हम पूरे तौर पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दिन भी गिनने होंगे कि अशोक चौधरी के मंत्री बनने के बाद 6 महीने कब होते हैं। जनक राम तो बाद में बने हैं। लेकिन आपने इस बीच देखा होगा कि बिहार मंत्रिपरिषद के विस्तार में नीतीश कुमार को बीजेपी ने बहुत इंतजार कराया। लंबी मशक्कत हुई, लंबी कसरत हुई, और नीतीश कुमार को 2-2 बार कहना पड़ा हम तो तैयार बैठे हैं, वे सूची तो दें।
और जब सूची आई तो आपने देखा कि उसमें शहनवाज हुसैन का भी नाम शामिल हुआ, सम्राट चौधरी का भी नाम शामिल संख्या हुआ। बल में बीजेपी अधिक हुई। बीजेपी संख्या बल में अधिक हुई। अब बात रही राज्यपाल कोटे के 12 सदस्यों के मनोनयन का। तो देखिए, इस पर भी नीतीश कुमार कह चुके। आपने ही सवाल किया था जब वे पिछले दिनों मीडिया से मुखातिब थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप सब कुछ जानते हैं, फिर हमसे ही हर बात क्यों पूछी जाती है। हाँ, क्यों जानना चाहते हाँ, हैं। मतलब तो उन्होंने इशारों में उन्होंने बता दिया था कि हाँ, फिर वैसी मतलब बीजेपी की ओर से परिस्थितियां वैसी ही हैं। परिस्थितियां वैसी ही हैं। तो यह बात स्पष्ट है कि बीजेपी की ओर से अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, नीतीश कुमार को नहीं मिला है। अब नीतीश कुमार को बिहार में बीजेपी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार करना होता है। और बीजेपी बिहार में जो है वह पहले की तरह नहीं है, सुशील कुमार मोदी की तरह नहीं है, ठीक है ना। अब संजय जायसवाल प्रेसिडेंट हैं, वे अमित शाह के दूत बने होते हैं, और उनसे भी बड़ी भूमिका नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव की होती है बिहार के मसले को डिसाइड करने में। तो देखिए, 12 जो सीटें हैं, अब उसमें आप यह भी देखते हैं कि जीतन राम मांझी मांग करते हैं, मुकेश सहनी मांग करते हैं, दोनों सरकार में सहयोगी दल हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि इन्हें कोई सीट मिलने जा रही है। पर जिच इस बात पर बनी है कि कितनी सीटें किसको। नीतीश कुमार चाहते हैं आधी आधी सीटें हो जाएं। इसी रणनीति के तहत उन्होंने जब 2 सीटें खाली हुई, एक सीट पर दावा कर सकते थे नीतीश कुमार, लेकिन उन्होंने दावा नहीं किया। शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी को जाने दिया। एक तो जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि मुझे एक सीट चाहिए। नहीं, वो संभव नहीं है। लेकिन अब देखिए, बीजेपी में जो मंत्रिपरिषद का जो बिहार का विस्तार लटका था, कहा जा रहा था कि अमित शाह को फुर्सत नहीं है। अब तो अमित शाह के सामने बंगाल है, ममता दीदी से लड़ाई है, तो अब उन्हें कितनी फुर्सत मिलेगी। और एमएलसी का मनोनयन लंबे अरसे से लटका हुआ है। बीजेपी कहेगी थोड़ा और इंतजार आप देखिए, कैबिनेट का विस्तार भी कितना लेट से हुआ। हम नवंबर में नीतीश कुमार शपथ लिया है और विस्तार हुआ है कह सके फरवरी में। हाँ, 3 महीने के बाद लगभग दिसंबर जनवरी, हाँ ठीक है, 2.5 महीने के बाद। तो देखिए, क्या मसला क्या है कि जो शुरुआत में हमने बात कही थी कि बीजेपी के ही लोग सबसे अधिक कहते हैं कि बंगाल का चुनाव हो जाने दीजिए, बंगाल का चुनाव हो जाने दीजिए। देखिए, ये बंगाल का चुनाव हो जाने दीजिए और बंगाल का इंतजार किया जा रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एमएलसी का मनोनयन भी बंगाल चुनाव के बाद हो। हाँ, बड़ी बात नहीं होगी, यानी कि 2 मई के बाद। हाँ, यदि नीतीश कुमार ने दबाव बना लिया तो फिर दूसरी बात है। सीटों का बंटवारा हो गया, नाम तय हो गया, तो दूसरी बात है। लेकिन बंगाल चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, ये महत्वपूर्ण होंगे। बंगाल में यदि बीजेपी ने जीत हासिल कर ली तो ये महाजीत होगी, महाजीत होगी। और देश के अन्य विधानसभा चुनावों के मुकाबले बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होगी। और इसके बाद बीजेपी जो पूरे देश में भाजपा युक्त, कांग्रेस मुक्त की बात तो पहले खत्म हो चुकी, कई कुछ प्रदेशों में ही सरकार तो बची है, भाजपा युक्त सरकार की बात। तो ऐसी सूरत में फिर क्या समीकरण बिहार में बैठेंगे, क्या नहीं बैठेंगे, अधिक संख्या है, यह बात समझने की बात होगी। वैसे नीतीश कुमार भी जान रहे हैं, जेडीयू को भी पता है कि सब कुछ कंफर्ट जोन में नहीं है। आप इस दफे देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जितने पब्लिक फ्रेंडली हो रहे हैं, वे पहले नहीं हुआ करते थे। मीडिया से भी हफ्ते में मुलाकात हो जा रही है, वे जेडीयू के दफ्तर में भी लगातार बैठ के कर रहे हैं। बातचीत करना काफी आसान हो गया। हाँ, विधानसभा में आप उनके नहीं, विधानसभा में तो मिल जाते थे। तो बंगाल चुनाव का नतीजा, यदि बंगाल में बीजेपी जीतती है तो वह कुछ नए समीकरण बिहार में भी गढ़ने की कोशिश करेगी, यह सबों को पता है। क्योंकि देखिए, हाँ, अगर हम कह रहे हैं इसको गलत ना लिया जाए, सुशील कुमार मोदी को कैसे मेन लाइन से हटा देना, मतलब उप मुख्यमंत्री वो पहले से रहे हैं। सुशील कुमार मोदी देखिए, साइडलाइन कर देना। जब मैं इंतजार की बात कर रहा था केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, जब सुशील कुमार मोदी को भेजा गया राज्यसभा में, तो लोग मान रहे थे कि सुशील कुमार मोदी को भी मोदी कैबिनेट में शामिल कर लिया जाएगा। कई लोग तो चर्चा करने लगे थे कि वो वित्त मंत्री बनाया जा सकते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। सुशील कुमार मोदी भी वेटिंग लिस्ट में रह गए। ठीक इसी प्रकार से जेडीयू के जिन लोगों की चर्चा चलती रही। तो बंगाल के चुनाव का इंतजार, देखिए अब बंगाल के नतीजे यदि बीजेपी के पक्ष में जाते हैं तो क्या समीकरण बैठेंगे, किस रूप में बैठेंगे, यह उस वक्त मालूम होगा। क्योंकि देखिए, बगैर नीतीश कुमार बिहार में एनडीए की सरकार तो संभव है नहीं संभव है। हाँ, नीतीश कुमार कहीं इधर उधर होते हैं तो बहुत सारी संभावनाएं बन जाएंगी, दोनों ओर से खड़ी हो जाएंगी। और एक बात पर और ध्यान रखना होगा आपको आलोक, लालू यादव, नहीं लालू यादव को लेकर चर्चाएं होंगी। हाँ, उनकी जमानत जगह पर सुनवाई हुई थी, खैर वो बात अलग है, उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। आने वाले समय में फिर से पिटीशन किया जाएगा। नहीं अब देखिए ना,
अब वो तारीख भी कोर्ट ने कहा कि 2 महीने और कुछ दिन बचे हैं, 2 महीने 7 दिन 2 महीने 7 दिन। तो यदि आप तारीखों की गिनती करेंगे तो वो तारीख भी आसपास ही है। हाँ, जब दोबारा उन्हें जमानत याचिका दाखिल करनी है तो वो तारीख भी करीब करीब बंगाल चुनाव के नतीजे को छूती हुई दिखाई पड़ेगी। तब लगता है कोर्ट का जो मूड है और मिजाज, कोर्ट ने कहा कि इतने दिनों के बाद आएगी और फिर कोई रुकावट का कोई रास्ता नहीं दिखता है, माध्यम नहीं दिखता है कि लालू प्रसाद को जमानत मिल सकती है बंगाल चुनाव के नतीजे के करीब करीब। फिर जब लालू प्रसाद आते हैं बाहर, देखिए लालू प्रसाद बिहार की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं मास लीडर के रूप में। भले उनकी सरकार न बन पाई हो, लेकिन सबसे अधिक पॉपुलर जनता के बीच में, ठीक है, उनका खिलाफ भी उतना ही है। बिहार में जो भी चुनाव होते हैं और बिहार की जो राजनीति होती है उनमें वोटों का ध्रुवीकरण 2 ही रूप से होता है, लालू के खिलाफ और लालू के पक्ष में, ठीक है। तो लालू यादव आएंगे तो वो कोशिश करेंगे बिहार की सत्ता के समीकरण को प्रभावित करने की। उन्होंने कोशिश जेल के भीतर से भी की। जब बिहार में सरकार बन रही थी, उन्होंने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनने का लालच दिया। उन्होंने जीतन राम मांझी के लोगों से संपर्क, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के समय भी आपने देखा ललन पासवान थे ना, उनसे संपर्क किया। तो वो कोशिशें उनकी कामयाब नहीं हो पाई हैं। पहले तो हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं कि जल्द ठीक हो जाए। उनकी हालत अब ठीक है, एम्स में ही है। लेकिन बंगाल चुनाव के करीब करीब वे जेल से बाहर आ सकते हैं जब मतगणना होगा बंगाल चुनाव का। तो वे भी बिहार की राजनीति को, तो बंगाल चुनाव के बाद बिहार की राजनीति बहुत कुछ होनी है, बिहार में बहुत कुछ संभव है। इस पर हमें और आपको ध्यान देना होगा। देखिए, नजरें हम अपनी बनाए हुए हैं और आप तक हर सटीक खबर, हर सटीक विश्लेषण जो है वो पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। जयेश गैश्वर हमारे साथ थे इस चर्चा में बनने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप ध्यान देते रहें। बंगाल चुनाव के नतीजे क्या असर डालेंगे बिहार पर, संभावनाएं हैं। कहा जाता है राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी बदल सकती है। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव फॉलो करें। धन्यवाद।